गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक है, पीटी 365 की सीरीज में जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉलिटी। तो ये जो राज्य व्यवस्था है, हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, जो हमारा टारगेट है वो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स 2025। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत ही कम आते हैं। देखिए, जो हकीकत है वो यही है कि करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को आधार बना के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आप देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी क्या हुआ था, ये तो करंट का ही था, एक्ट लाया गया था। तो इसमें पॉलिटी में एक्ट पूछा जाता है। ठीक है, बाकी बेसिक पॉलिटी पूछी जाती है जो आपको जानना ही चाहिए, जो जितने अनुसूचियां हैं, जितने भाग हैं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल संशोधन। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, पद हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, ठीक है, राज्यपाल का पद हो गया, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, हर साल यहाँ से प्रश्न रहे ही रहे हैं। और पॉलिटी, मुझे लगता है कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसे बेहतर तरीके से कर ले जाते हैं, ठीक है, तो आप पीटी के बहुत ही करीब होंगे, पीटी पास करने के आप बहुत ही करीब होंगे। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पॉलिटी को आप, अगर आपने कम भी पढ़ा होगा तो लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम जब प्रश्न सॉल्व कराएंगे तब देखिएगा, लॉजिक से आप कर सकते हैं। लॉजिकली आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम राज्य व्यवस्था में करंट अफेयर्स की बात करेंगे, साथ ही साथ उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे जो चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें दोस्तों, चलिए। देखिए, अभी हाल ही में चुनाव चर्चा में था। इस चुनाव में क्या चर्चा में था, एक साथ चुनाव। ठीक है, सरकार कह रही थी कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे, किसका किसका। आप जानते हैं हमारे देश में कितने प्रकार की सरकार है, तो करीब 3 तरीके की सरकार है। ठीक है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और एक स्थानीय सरकार है। तो सरकार का प्लान ये है कि इन तीनों के जो चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाएं। ठीक है, और जिसके लिए आप देखेंगे सरकार एक बिल लेकर के आई है, 129वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, तो जो संविधान संशोधन बिल लेकर के आया गया है, इसमें याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्र 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 सरकार और राज्य सरकार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव की बात की गई है। एक साथ कराने की अगर हम चुनाव की बात करें तो किसकी किसकी की गई है, लोकसभा चुनाव की और राज्यसभा चुनाव की। देखिए, सिर्फ इन दोनों का चुनाव कराना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें राज्यसभा शामिल नहीं है, ना ही राज्य विधान परिषद शामिल है, ना ही स्थानीय गवर्नमेंट शामिल है, ये इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका चुनाव कराने की बात की जा रही है। ठीक है, इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो भारत में कब ऐसा चुनाव हुआ था, तो भारत में पहली बार जो एक साथ चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे, यानी 1951 और 52 में पहला चुनाव हुआ था जो एक साथ हुआ था। फिर 1957, 1964 और 1966 में हुआ था। ठीक है, यानी कि कितने बार हुए हैं, तो 4 बार अभी तक भारत में एक साथ चुनाव हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे 1968 और 69 में राज्य के कुछ जगहों की जो विधानसभाएं थी वो समय से पहले भंग हो गई थी, इसलिए ये चक्र बाधित हुआ। और 1970 में जो लोकसभा का चुनाव था जो हुआ था वो भी समय से पहले ही भंग हो गया था, इसलिए चक्र बाधित हुआ था। तो यानी कितनी बार हुआ है, तो 4 बार हुआ है। ठीक है, 4 बार एक साथ चुनाव कराए गए थे। और इसके अलावा क्या देखना है, तो 129वां संविधान संशोधन बिल आया है, अभी ये पास नहीं हुआ है। और जब ये बिल आएगा तो हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा जाएगा। वो आर्टिकल होगा 82 का ए, आर्टिकल 82 का ए। ठीक है, जिसमें कहा जाएगा कि भाई हम लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराएंगे एक साथ में। और ये कहा गया है कि जो कार्यकाल होगा वो जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा, समाप्त होगा, वैसे ही विधानसभाओं का, जो राज्य विधानसभाएं हैं, उनका भी कार्यकाल क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, राज्य चुनाव आयोग जो था वो चर्चा में था। तो राज्य चुनाव आयोग क्या करता है, क्या ये मूल संविधान में था, तो ये मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, ये देखिए, ये कौन सी संस्था है, तो संवैधानिक संस्था है, यानी कि वर्तमान में संविधान में है, लेकिन ये मूल संविधान में नहीं था।
जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायत का गठन हुआ, तो उसके बाद गाडगिल समिति थी। गाडगिल समिति ने सिफारिश किया था कि सर राज्य चुनाव आयोग भी बनाइए। क्यों? क्योंकि राज्य चुनाव आयोग का आप गठन नहीं करेंगे तो फिर स्थानीय निकायों का चुनाव कौन कराएगा। तो तब जा करके इसका गठन हुआ था। किस समिति पे? गाडगिल समिति के कहने पर इसका गठन हुआ था। फिर आप देखेंगे ये क्या करता है, तो वही मतदाता सूची तैयार करता है, लेकिन किसकी? पंचायत और नगर पालिकाओं के जो चुनाव में भागीदारी करते हैं उनका। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इनके जो पद होते हैं उनकी सेवा शर्तें कौन तय करता है? तो राज्यपाल करता है। ठीक है। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनको पद से भी सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है। लेकिन इनकी जो सेवा शर्तें और पदावधि हैं वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? तो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और अगर इन्हें हटाने की बात करें, इनके सदस्यों को कैसे आप हटाएंगे? तो इनके सदस्यों को हटाने के लिए जैसे हाई कोर्ट के सदस्यों को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है, और वही प्रक्रिया होगी और वही आधार होगी। हटाने का मतलब यह है एक तरीके से, जब ये नहीं हट रहे हैं या फिर अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, इनको पद से पहले पदच्युत करना है, एक तरीके से महाभियोग लगाना है। ठीक है। एक और देखिए परिसीमन आयोग, ये चर्चा में था पिछली बार। परिसीमन आयोग से प्रश्न भी था कि कितनी बार गठन किया गया। तो अभी कुछ चीज़ें याद रख लेते हैं। क्या परिसीमन आयोग जो भी डिसीजन लेगा, क्या उसकी समीक्षा की जा सकती है? तो अभी किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामले में कहा गया है कि हाँ भैया, अगर वो मनमाने तरीके से कर रहा है ऐसा तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। ठीक है। और आप जानते हैं परिसीमन आयोग क्यों गठन किया जाता है? ठीक, लोकसभा हो गया, विधानसभा चुनाव में जो सीटों की संख्या हो गई, ठीक है, और जो निर्वाचन क्षेत्र हो गए, उनकी भौगोलिक सीमाओं को तय करने के लिए, ठीक है, ये परिसीमन आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। ठीक है। और ये परिसीमन आयोग को हम सीमा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो परिसीमन आयोग है, ठीक है, 4 बार तो गठन हुआ है, ठीक है, ये एक सांविधिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक नहीं है, कानून के तौर पे इसे बनाया गया था। ठीक है। तो ये एक तरीके से कैसा है? सांविधिक निकाय है। और जो भी इसने डिसीजन ले लिया, ये इंपॉर्टेंट है, उस डिसीजन को, वो डिसीजन ही अंतिम डिसीजन होता है, उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है। उसे आप न्यायालय में क्या कर सकते हैं? चुनौती नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी इसका डिसीजन रखा जाएगा राज्यसभा और लोकसभा में, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें संशोधन की अनुमति भी नहीं है। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। वहीं आप देखिए परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है, या तो वो होगा सुप्रीम कोर्ट का ही जज। किसका जज होगा? सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। ठीक है। चाहे वो सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, यानी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर वो रिटायर्ड हो चुका हो, लेकिन होगा कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का ही। ठीक है। इसके बाद जो उसके और सदस्य होंगे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे या इनके द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मनोनीत किया हुआ कोई चुनाव आयुक्त होगा। ठीक है। उसी तरीके से राज्य से भी होते हैं, एक सदस्य और होता है जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है। यानी राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो इसका एक मेंबर होता है। ठीक है। देखिए ईवीएम बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बात, इसे किसने बनाया है? ठीक है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है। ठीक है। 2017 में आप देखेंगे सबसे पहले गोवा विधानसभा में, गोवा की जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पे इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। और देखेंगे वीवीपैट के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में इसको पूरी तरीके से लागू किया गया था। ठीक है। वैसे गोवा के चुनाव में पहली बार किया गया था विधानसभा, लेकिन अगर उपचुनाव की बात करेंगे सबसे पहले या ओवरऑल सबसे पहले, तो केरल में हुआ था 1982 में। ठीक है। और इसमें 3 यूनिट्स होती हैं, कुछ याद रहे ना या ना रहे, ये यूनिट्स याद रखना है। इसमें 3 यूनिट्स होती हैं, एक बैलेंसिंग यूनिट होती है और इसमें 16 बटन होते हैं। ठीक है। और एक कंट्रोल यूनिट होती है जो मास्टर यूनिट भी होती है। ठीक, याद रहेगा। इस तरह से पूछता है ना, जैसे उसने पूछा कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन है, तो ईवीएम के बारे में जानता है कि बच्चे सब कुछ पढ़ के बैठे होंगे, तो वो क्या पूछेगा? वो पूछ लेगा इसमें 3 यूनिट्स होती हैं और इतने बटन होते हैं, क्योंकि वो भी तो जानना जरूरी है। इसलिए हम इन सब चीज़ों पे क्या करेंगे? फोकस थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। और देख लीजिए जो ईवीएम था, ईवीएम वीवीपैट का, याद रखिएगा ये प्रति मिनट,
ठीक है, 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं है, यानी कि 4 से अधिक वोट आप इसमें नहीं दे सकते हैं ईवीएम में। ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब आप बता लेंगे, बैटरी से चलता है, स्वाभाविक सी बात है, वहाँ बैटरी से ही तो चलेगा, यानी थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, इसमें अवैध मत की संभावना नहीं होती, मतलब समझ रहे हैं, कोई भी मत खराब नहीं होता, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो सही ही होगा। इसके बाद देखिए आदर्श आचार संहिता, ये भी चर्चा में था। ये आदर्श आचार संहिता सबसे पहले आप देखेंगे इसकी उत्पत्ति 1960 के केरल के राज्य विधानसभा से हुई थी, यानी कि संविधान में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, संविधान इसके बारे में कोई विशेष तौर पे उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, और मुख्यतः क्या है, मुख्यतः ये जो राजनीतिक दल हैं उनको एक दिशा निर्देश दिया जाता है, कब, चुनाव के दौरान। कब दिया जाता है, तो चुनाव के दौरान उन्हें एक निर्देश दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे ही ये लागू कब होता है, ये लागू कब होता है, तो जैसे ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाती है कि अब से चुनाव होगा, यानी कि जैसे ही क्या होता है, जो चुनाव आयोग है वो अपनी बैठक करता है और वो कहता है कि अब हम चुनाव कराएंगे, वैसे ही ये लागू होता है, तुरंत लागू हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि परिणाम की घोषित नहीं हो जाती, यानी कि जिस दिन परिणाम आएंगे उस डेट तक चलता है, यानी कि आदर्श आचार संहिता। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे 48 घंटे, यानी मतदान समाप्ति के लिए जो निर्धारित समय है उससे 48 घंटे अवधि के दौरान, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई बैठक वगैरह नहीं कर सकते हैं। और क्या, अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो इसका कोई कानूनी आधार है, याद रखना, इसका कोई भी कानूनी आधार भी नहीं है। फिर देखिए लोकसभा चुनाव चर्चा में था, ही अभी संपन्न हुआ है ना, 2024 वाला चुनाव संपन्न हुआ, इसलिए पिछले साल खूब क्वेश्चन भी पूछा था इस पर। ठीक है, तो ये जो चुनाव होता है, ठीक है, ये कौन सी प्रणाली है चुनाव की, तो ये प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। पहले तो ये याद रखना होगा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें क्या होता है कि चुनाव क्षेत्रों को कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से एक एक प्रतिनिधि ही जीत करके आते हैं, और एक प्रतिनिधि को देखेंगे आप तो एक ही वोट दिया जाता है। और ये लोकसभा आप तो जानते हैं चुनाव की अवधि मुख्यतः सामान्यतः वही 5 साल की होती है, और राष्ट्रपति अगर चाहे तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है, और राष्ट्रपति से भंग भी कर सकता है, और दूसरी बात है कि इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और देखेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं वो संविधान के, पहली बात तो भाग 15 में है, और दूसरा 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक चुनाव प्रावधानों के बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, फिर देखिए एक और है आर्टिकल 329 का भी, कम से कम ये याद रखिएगा, आर्टिकल 329 का भी क्या है। दरअसल इसमें क्या है कि जब चुनाव चल रहा हो, मतदान प्रक्रिया के दौरान, कब, चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब चुनाव चल रहा हो, तो न्यायिक हस्तक्षेप, यानी कि जो कोर्ट है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी एक तरीके से ये स्पेशल राइट देता है किसको, निर्वाचन आयोग को एक स्पेशल राइट देता है, कहता है कि जब चुनाव हो रहा है, मतदान प्रक्रिया चल रही है, तो न्यायालय से कहता है सर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे। तो आर्टिकल 329 भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को क्या करता है, उसके पावर्स को थोड़ा सा चुनाव के संदर्भ में थोड़ा सा कम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे ये आर्टिकल और क्या राइट देता है, ये कहता है कि अगर चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव के दौरान तो था ही, अब जब चुनाव संपन्न हो गया तो अगर किसी को लगता है कि कहीं पे भ्रष्ट चुनाव हुआ है या किसी ने भ्रष्ट तरीके से जीता है और उसे क्या करना, चुनौती देना चाहिए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे चुनाव याचिका दायर करेगा, यानी कि चुनाव याचिका दायर करेगा, उस पर सुनवाई होगी। ठीक है, अब ये जो चुनाव याचिका दायर की गई है इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यदि पता भी हो कि कहीं भ्रष्ट तरीके से चुनाव हुआ है, भ्रष्ट तरीके से कोई व्यक्ति जीता हुआ है या उसने चुनाव जीता है, वो उसमें स्वतः हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि कोई न कोई वहाँ पे चुनाव याचिका दायर न करे। और एक ही बात याद रखना है कि ये जो चुनाव याचिका दायर होगी सबसे पहले ये कहाँ दायर होगी, उच्च न्यायालय में। क्यों, क्योंकि ये उच्च न्यायालयों का मूल क्षेत्राधिकार है। तो जब ये उच्च न्यायालय में जारी होगी, ठीक है, दायर की जाएगी, तो लेकिन इसे करेगा कौन, तो जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि पर सवाल उठेंगे, ठीक है, जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि पर सवाल उठेंगे, जहाँ का उम्मीदवार, जिस क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार पे वहीं का कोई निर्वाचक होना चाहिए, यानी कोई एक निर्वाचक व्यक्ति, कोई एक सिंगल व्यक्ति भी ये याचिका क्या कर सकता है, दायर कर सकता है।
ठीक है, इस पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फिर हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा उसके खिलाफ उसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, तो जाएगा वो हाई कोर्ट में ही। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 329B के अंतर्गत, ठीक है, जो न्यायालय है वो मतदान प्रक्रिया में उसके हस्तक्षेप को रोका जाता है। ठीक है, साथ ही साथ चुनाव याचिका हमने देखा, चुनाव याचिका कौन दायर कर सकता है, उसी निर्वाचक क्षेत्र का कोई भी निर्वाचक यानी जो वोटिंग करता है वो व्यक्ति दायर करेगा। और सबसे पहले ये कहाँ पर जाएगा, तो ये सबसे पहले जो दायर होगी चुनाव याचिका वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, वो होगी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, तब वो फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। फिर देखिए चुनाव में नामांकन, अभी आपने देखा ना कि कहीं पे कोई निर्विरोध भी चुन लिया गया था। तो चुनाव में नामांकन का मतलब ये हो गया, अगर कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो जब एक फॉर्म भरता है अपने नाम का कि हाँ सर हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम उम्मीदवार रहेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम, ठीक है, RP एक्ट 1951 जो है वो ये राइट देता है। ठीक है, उसकी धारा 33 से कहती है कि ठीक है आप आइए हमारे यहाँ नामांकन कराइए। तो जब कोई व्यक्ति नामांकन कराने जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर वो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, तो उसको एक प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ेगी। कोई एक प्रस्तावक उस पर साइन करेगा, कहेगा कि ठीक है, तभी उसका नामांकन होगा। वहीं अगर कोई निर्दलीय है या गैर मान्यता प्राप्त दल है तो उसके लिए कम से कम 10 प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और जो ये प्रस्तावक होंगे वो कौन होंगे, प्रस्तावक जो होते हैं उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होते हैं, उसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता होते हैं। यानी आपके क्षेत्र से अगर कोई चुनाव लड़ना चाह रहा है बालक, तो उसको कम से कम आपके यहाँ से किसी एक निर्वाचन जो उसको वोटिंग कर सकता है उनके साइन होने ज़रूरी हैं। किसके लिए, मान्यता प्राप्त दल के लिए। वहीं अगर वो निर्दलीय है, गैर मान्यता प्राप्त है, तो 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। ठीक है, और याद रखना होगा ये जो नामांकन पत्र भरा जाता है वो बेसिकली रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है, रिटर्निंग अधिकारी होता है, वो भरता है। ठीक है, और इस जो पत्र को, नामांकन पत्र जो होता है उसको जो खारिज करता है वो कौन करता है, तो वो भी रिटर्निंग ऑफिसर ही करता है, जो मुख्यतः एक जिला अधिकारी होता है। फिर देखिए पुनर्मतदान क्या होता है। ठीक है, पुनर्मतदान का मतलब क्या होता है, पुनर्मतदान सिंपल सा ये होता है रीपोलिंग, कि कहीं पे अगर मतदान हो रहा था और वो मतदान रद्द हो जाए, किसी वजह से अगर मतदान रद्द हो जाए, जैसे वहाँ पे हिंसा हो जाए या प्राकृतिक आपदा आ जाए, ठीक है, या फिर वोटिंग मशीन को वहाँ के साथ क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, ये हो जाए, फिर यहाँ के हो सकता है वहाँ के बूथ कैप्चरिंग की कर ली जाए। ठीक है, उसी तरीके से देखिए दिया हुआ मान्यता प्राप्त कोई राजनीतिक दल है तो उसके उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, हालांकि इस पर डाउट है। एम लक्ष्मीकांत में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाती है, ठीक है, अगर राजनीतिक दल के उम्मीदवार की डेथ हो जाती है तो वहाँ दोबारा वहाँ का चुनाव रद्द नहीं होगा, यानी वहाँ पुनर्मतदान नहीं होगा, वही मतदान चलेगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे डाउट है, अब किसको माने, मुझे तो लगता है एम लक्ष्मीकांत को ही मानना चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, चलिए। ये देखिए साइलेंस पीरियड क्या होता है, साइलेंस पीरियड आचार संहिता से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ठीक है, जिसमें होता क्या है कि चुनाव प्रचार इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, इस समय के दौरान चुनाव प्रचार आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता कब तक, ये मतदान दिवस के 48 घंटे पहले लागू हो जाता है। मतदान दिवस के 48 घंटे पहले तक क्या होता है, मतदान साइलेंस पीरियड होता है। इसमें आप किसी प्रकार का कोई भी प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना ही आप ये ओपिनियन पोल वगैरह अपना प्रदर्शित कर सकते हैं चुनाव को लेकर के, यानी कुछ भी नहीं। मतदान दिवस वो दिवस होता है जिस दिन वोटिंग होती है, यानी वोटिंग जिस दिन हो रही है उससे 48 घंटे पहले क्या लागू हो जाता है, साइलेंस पीरियड हो जाता है। जैसे आपने गांव वगैरह में भी देखा होगा, उस दौरान कोई किसी के पास नहीं जा सकता, ना ही कोई चुनाव प्रचार कर सकता है, कुछ नहीं, चुपचाप अपने घर पे बैठते हैं। अगर वैसा करते हैं तो ये क्राइम माना जाता है। ठीक है, फिर देखिए ये एक उम्मीदवार और अनेक निर्वाचन से क्या मतलब है, एक ही उम्मीदवार होता था पहले, वो 1966 तक आप देखेंगे तो एक ही उम्मीदवार कई जगहों से चुनाव लड़ सकता था, कई क्षेत्रों से लड़ सकता था। लेकिन फिर क्या किया गया, फिर बाद में इसे अधिकतम 2 सीटों तक सीमित कर दिया। यानी कि भारत के जो संविधान में था, याद रखना है, संविधान में क्या कंडीशन थी, 1996 था वो। ठीक है, 1996 तक
वो कितने भी सीट पे लड़ सकते थे। याद रखिएगा कि मूल संविधान में था, मूल संविधान में ये था कि कोई कितना भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया वही 1996 में, और 1900 ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33 में कर दिया गया कि भैया आप कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। जैसे लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो कोई भी अगर उम्मीदवार है, जैसे मोदी जी हैं या फिर गांधी जी हैं, वो 2 ही जगहों से एक साथ में चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए होम वोटिंग क्या होता है दोस्त। अभी होम वोटिंग चर्चा में था। ठीक है, होम वोटिंग इसलिए क्योंकि 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। लेकिन एक सुविधा किसको दी गई है? होम वोटिंग का मतलब था कि मतदाता जो थे, मतदाता के जो मत देते हैं उनके घर पे लोग जा करके क्या करते थे, उनसे वोट लेकर के आते थे मतदाता कर्मचारी। ठीक है, तो लेकिन ये सबके लिए था? नहीं, सबके लिए नहीं था। ये ऐसे व्यक्तियों के लिए था जो कम से कम 40% दिव्यांग हो, उनकी बॉडी का हिस्सा 40% जो हो दिव्यांग हो, और या तो फिर कोई वरिष्ठ नागरिक हो जिनकी उम्र कम से कम 85 वर्ष हो। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकता है कम से कम कितना हो, तो 85 वर्ष हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये फॉर्म 17C ये किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? तो ये चुनाव से जुड़ा हुआ है। इसमें डेटा होता है लोगों का कि कितने उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, कितने मतदाता हैं वगैरह हैं। तो फॉर्म 17C अगर डायरेक्ट पूछेगा, सिर्फ फॉर्म 17C इससे जुड़ा होता है। और ये फॉर्म 17C को निर्वाचन आयोग किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, भले वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। और ये ब्रेल साइनेज क्या होता है? देखिए, जो ब्रेल साइनेज है अभी हाल ही में पुदुचेरी में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो कुछ नहीं है, जो दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन होते हैं उनको वोटिंग करने के लिए ये ब्रेल साइनेज टेक्निक लाई गई थी। ठीक है, उनकी एक पद्धति होती है ब्रेल करके, जिनको टच करके अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ब्रेल साइनेज कुछ और नहीं है, बस दृष्टिबाधित हैं या जो दृष्टिहीन है उनको मतदान में सुविधा देने के लिए लाया गया। ठीक है, अभी देखिए आंतरिक आपातकाल। ठीक है, अभी इसको 50 वर्ष पूरे हुए इसलिए चर्चा में था। यही आंतरिक आपातकाल जो लगाया गया था 25 जून 1975 को लगाया गया था। और भारत में सबसे पहले आपातकाल कब लगाया गया था? याद करिए, जब हमने चाइना से युद्ध लड़ा था हमने 1962 में, तब लगाया गया था। अभी तक 3 आपातकाल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आंतरिक आपातकाल दिया हुआ है। एक होता है बाह्य आपातकाल, एक होता है आंतरिक आपातकाल। ठीक है, देखिए, तो जो बाह्य आपातकाल होता है वो जब किसी देश के साथ हम युद्ध कर रहे होते हैं, बाहरी देश के साथ, ठीक है, तब वो बाह्य आपातकाल कहलाता है। नहीं तो अगर अपने ही देश में प्रॉब्लम्स हो, अपने देश के ही लोगों से हम लड़ रहे हैं एक तरीके से, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे आंतरिक आपातकाल होता है। तो 25 जून को लगाया गया था, ये डेट याद रहेगा, 25 जून 1975 को, जो इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाया गया था। और ये आपातकाल जो है ये कहाँ से लिया गया है? भारतीय जब संविधान बन रहा था तो हमने कई देशों से कुछ न कुछ लिया था। तो हमने इसे लिया था जर्मनी से। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है हमने जर्मनी से लिया था। और भारत के संविधान में आप देखेंगे तो भाग 18 में, किस में है? भाग 18 में है। और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल के बारे में मेंशन है, आंतरिक आपातकाल के बारे में नहीं। आंतरिक आपातकाल आर्टिकल 352 में है। हम 3 तरीके का जो आपातकाल है, जितने प्रकार होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, 352 से 56 तक है। 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और वित्तीय आपातकाल आपका 360 में है। ठीक है, और इन आपातकाल के बारे में आप देखेंगे तो एक सिंपल सा समझिए, जब ये तीनों प्रकार के आपातकाल लगाए जा रहे थे, ठीक है, जो आर्टिकल आपका 352, ठीक है, आर्टिकल जो 352 था, सॉरी, आर्टिकल 352, ठीक, 356 और 360, याद रखिएगा। जो मूल संविधान था जो 26 जनवरी 1950 को बना था, उसमें जब आपातकाल की बात करेंगे तो तीनों का तीनों जो अनुमोदन की बात की गई है ना, पहली बार जब घोषणा होती थी, ठीक है, तो ये 2 महीने के लिए लागू हो जाते थे। पहली बार जब घोषणा होती थी तो क्या होता था, 2 महीने के लिए ये आपातकाल लगते थे। ठीक है, और इसके बाद अभी भी राष्ट्रपति शासन, और आप देखेंगे वो क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल, उन दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ है। उन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ किसमें, जो आर्टिकल 352 है उसमें 44वां संविधान संशोधन करके जो पहली बार घोषणा होती है उसको 2 महीने से घटा करके 1 महीने कर दिया गया। दरअसल होता क्या है कि पहले आप 2 महीने के लिए कर देंगे, फिर इसके बाद आपको 6 महीने के अंदर क्या करना होता है,
6 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन करवाना पड़ता है, तभी वो आगे लागू होगा, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले अब ये आर्टिकल 352 वाला जो था वो 1 महीने के लिए हो गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। और अब याद रखिएगा, ये जो तीनों के तीनों आपातकाल थे, देखिए यार यहाँ देखिए, जो ये तीनों के तीनों आपातकाल थे, पहले कितने दिन के लिए लगाए जाते थे, पहले 2 महीने के लिए थे। ठीक है, बदलाव सिर्फ किस में हुआ, राष्ट्रीय आपातकाल में बदलाव हुआ और ये 1 महीने के लिए हो गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और दूसरा, जो ये तीनों के तीनों जो राष्ट्रपति शासन लगाए जाते थे, पहले ये 6 महीने के लिए लागू होते थे, मतलब अनुमोदन हो गया एक बार और ये 6 महीने के लिए क्या होता था, मूल संविधान में जब एक बार अनुमोदन हो जाता था तो ये 6 महीने के लिए नहीं, अनंत काल के लिए बढ़ जाते थे। ठीक है, अनंत काल के लिए, यानी कि जब तक इसको संसद समाप्त न कर दे या राष्ट्रपति अपनी घोषणा से समाप्त न कर दे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया और कहा गया भैया अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, जो ये आर्टिकल 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल है, अब ये एक बार में 6 महीने के लिए ही आप बढ़ा सकते हैं और बाकी 6 महीने पे आप क्या करिए, इसका अनुमोदन करके अनंत काल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन 6 महीने पर आपको अनुमोदन की आवश्यकता है, पहले अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती थी, एक बार 6 महीने पर 2 महीने बाद अनुमोदन हुआ, फिर अनंत काल के लिए होता था। अभी राष्ट्रपति शासन में भी अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है और वित्तीय आपातकाल में भी। अभी वित्तीय आपातकाल में किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है एक बार हो जाने के बाद, यानी एक बार अगर अनुमोदन हो गया तो अनंत काल के लिए हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए आप लोग इसमें, थोड़ा सा ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करिएगा, मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, आपातकाल लगाने और हटाने की बात है। तो आपातकाल को जैसे कि अब इसको हटाएगा कौन, तो राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। अभी 352 की बात चल रही है विशेषकर यहाँ पे, हालांकि 356 को भी ले सकता है, 360 को भी कभी वापस ले सकता है। तो वही बात है, राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, या फिर लोकसभा साधारण बहुमत से मत पारित कर दें आर्टिकल 352 के लिए। ठीक है, साधारण बहुमत से पारित करेगा तो समाप्त होगा, याद रखना है। लेकिन लागू करने के लिए इसे विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। किसकी, विशेष बहुमत की। देखिए हमारे लिए 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 352 के संदर्भ में कहा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान कि लिखित अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये लागू रहेंगे। तीसरा, जो लोकसभा का कार्यकाल होगा उसे एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा, जो आर्टिकल 275A को हटा दिया गया। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि सशस्त्र बल या किसी अन्य बल की तैनाती की जाएगी। और न्यायिक समीक्षा, यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अब उसकी न्यायिक समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, फिर देखिए ये दल बदल रोधी कानून आ गया। तो दल बदल रोधी कानून का मतलब क्या है, मुख्यतः ऐसा कानून था, इसमें ये माना जा रहा था कि कोई एक पार्टी का सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन ना करे, या कोई निर्दलीय सदस्य है जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, वो भी चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल ना हो। चुनाव जीतने से पहले तो हो सकते हैं, चुनाव लड़ने से पहले भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव जीत करके पार्टी में जाने के बाद कोई पार्टी ना बदले, क्योंकि इससे सरकार एक अस्थिर सरकार का गठन होता था। ठीक है, तो अभी इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इसको रोकने के लिए आप देखेंगे तो 52 संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 1985 में, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भैया आप अयोग्य माने जाएंगे अगर आप दल बदल करते हैं तो। ठीक है, अगर आप स्वेच्छा से करते हैं तब भी, यानी अगर कोई अपनी मर्जी से भी किसी पार्टी को छोड़ देता है, या तो वो किसी पार्टी में जा रहा है या फिर किसी पार्टी को अगर छोड़ भी देता है, तब भी वो क्या होगा, तभी वो इस पे लागू होगा। ठीक है, या फिर अगर आपका जो राजनीतिक दल है उसने आपको कोई निर्देश दिया हो, आपके लिए व्हिप जारी किया हो, आपने उसका पालन ना किया, तब भी लागू होगा। ठीक है, हाँ, जो व्हिप जारी किया या आप उसका निर्देश नहीं मानते हैं तो 15 दिनों के भीतर अगर वो आपको माफ़ कर देता है तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वहीं कोई अगर यदि निर्दलीय सदस्य है जो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, अगर चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के पहले तो जा सकता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर किसी पार्टी में ज्वाइन होता है तो क्या होगा, उसकी भी सदस्यता चली जाएगी। और जो कोई मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य 6 महीने समाप्ति के बाद, ठीक है, अगर वो जैसे 6 महीने है ना,
6 महीने उसको मिलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति इसको मनोनीत किया जाता है, ठीक है, बिना चुनाव लड़े आता है, तो 6 महीने तक तो अगर वो ठीक है, 6 महीने है, अगर 6 महीने के बाद वो किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, ठीक है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। अगर कोई पार्टी है, जैसे कोई पार्टी है, देखिए जैसे कोई पार्टी कि अगर दो, देखिए मैंने आपको पढ़ाया, रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी ठीक है, अब पता नहीं कहाँ पढ़ाए थे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से छोड़ा था, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ना। देखिए दल बदल विरोधी कानून क्या है? दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत क्या है कि कोई भी पार्टी या कोई भी निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद, कब जीतने के बाद, किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा होता था तो सरकारें गिर जाती थी ना। तो इसलिए इसको रोकने के लिए क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, जिसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उस अनुसूची में ये कहा गया कि यदि आप अपनी पार्टी को छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से आप छोड़ते हैं, तब भी ये आप पे लागू होगा। यदि आप पार्टी कोई आपको निर्देश दे रही है, आप उस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं, तब भी लागू होगा। साथ ही साथ अगर कोई निर्दलीय सदस्य है जिसकी कोई पार्टी नहीं है, अगर वो चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के बाद, ठीक है, किसी पार्टी में शामिल होता है, तब भी वो अयोग्य होगा। इसके बाद अगर कोई मनोनीत सदस्य है, वो 6 महीने के बाद, 6 महीने से पहले किसी पार्टी में जा सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी अयोग्य माना जाएगा। हालांकि आपने देखा कि इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद का मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य, ठीक है, कोई पार्टी है उसके 2/3 करीब 66% से अधिक सदस्य किसी नए पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो क्या है, दल बदल कानून उन पे लागू नहीं होगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष और सभापति जो राज्यसभा के हैं, उन पे भी ये लागू नहीं होता है। और दूसरी बात है कि इसके अंतर्गत डिसीजन कौन लेता है, ठीक है, यानी कि अयोग्य जो घोषित करता है, जो डिसीजन लेता है, याद रखना वो पीठासीन अधिकारी लेता है, ठीक है। और इस पीठासीन अधिकारी के लिए कोई समय सीमा नहीं है। यानी कि कोई पार्टी जाके कहता है कि सर ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसने हमारे निर्देश का पालन नहीं किया, इसे आप क्या करिए, हटा दीजिए, तो वो कहेगा ठीक है हम हटा देंगे, लेकिन कोई समय सीमा इस पर निर्धारित नहीं है। लेकिन क्या इसकी समीक्षा की जा सकती है? क्या जो स्पीकर होगा किसी प्रकार का डिसीजन ले सकता है, किसी को भी हटा सकता है? क्या कोर्ट जाया जा सकता है? तो कहा गया है हाँ। एक केस आया था, कौन सा? कीहोतो होलोहन केस। कौन सा केस? कीहोतो होलोहन केस आया था, ठीक है, याद रखना है। ये कीहोतो होलोहन केस आया था। इसमें कहा गया था भैया हम आपकी समीक्षा करेंगे, अगर आप सही होंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। बाकी एक और केस हुआ था किसम मेघचंद्र सिंह वाद में, ठीक है। इसमें कहा गया था आप 3 महीने के भीतर सर निर्णय लीजिए, ठीक है, कितना लेट करेंगे। फिर देखो यार, एक चीज़ और चर्चा में थी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये याद रखना है, 2 तरीके की प्रणालियाँ हैं चुनाव कराने की। एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, साधारण बहुमत प्रणाली, और एक होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक पे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो अनुपातिक होता है, इसमें याद रखना हमेशा बड़े क्षेत्र होने चाहिए। बड़े क्षेत्रों में चुनाव कराए जाते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। और प्रादेशिक में या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ऐसा नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। और जो मतदाता है वो किसी भी दल को वोट कर सकता है। 1 2 3 4 5 ऐसे वोटिंग करते हैं, वो किसी को भी वोटिंग क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो अनुपातिक में जो भी पार्टी जीतती है, जो भी चुनाव जीतती है, वो वोटों के प्रतिशत के आधार पर जीतती है, ठीक है। यानी कि कम से कम इसमें 50% +1 वोट होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% +1 वोट होना ही चाहिए इनके पास, ठीक है, तभी ये जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। साथ ही साथ वही बात है, इसमें आप देखेंगे इजराइल और नीदरलैंड में ये लागू है। अब जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट था बिल्कुल उल्टा था, ठीक है, छोटी भौगोलिक इकाई थी। इसमें क्या होता है, मतदाता इसमें किसी पार्टी को नहीं, किसी उम्मीदवार को वोटिंग करते हैं, और सबका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। साथ ही साथ यहाँ पे, ठीक है, जो ज़्यादा सीटें जीत लेगा वही पार्टी जीत लेगी, वही चुनाव जीत लेगी। यहाँ वोटिंग को नहीं देखा जाता, यहाँ पे सीटों को देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ संसदीय समितियों से तो क्वेश्चन पूछता है यार, हर साल लगभग पूछ रहा है। संसद समिति हो गई, ठीक है, मंत्रिमंडलीय समिति हो गई, यहाँ से प्रश्न आ ही रहे हैं, ठीक है। तो संसद की समिति है, संसद से जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कुछ भी करेगा वह अध्यक्ष ही करेगा। अगर लोकसभा की समिति होगी तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा की होगी तो राज्यसभा अध्यक्ष करेगा। तो अध्यक्ष इनको नामित करता है, निर्देशन करता है, अध्यक्ष के निर्देशन में ही काम करते हैं, सब कुछ क्या करते हैं। और ये एक तरीके से रिपोर्ट भी किसको देते हैं, तो अध्यक्ष को ही देते हैं, या उस सदन को देते हैं, राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, जो संसदीय समिति वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो
इनका जो अधिकार है, इनको जो पावर्स मिलती है आर्टिकल 105 और 118 से इनको पावर्स मिलती हैं। ये समिति दो प्रकार की होती हैं, एक तदर्थ होती है और एक अस्थाई होती है। जो तदर्थ होती हैं एक तरीके से अस्थाई मान लीजिए, जैसे ही ये विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती है फिर इनको क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अस्थाई समितियाँ बनी होती हैं, इनका समय समय पर गठन तो होता है, सुधार किए जाते हैं, लेकिन ये अस्थाई का मतलब ये हमेशा बनी रहती हैं। ठीक है, तो कुछ समितियाँ हैं जैसे देख लेते हैं, जैसे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कैसी समिति है, तो एक अस्थाई समिति है। ठीक है, और ये 1921 में पहली बार गठित हुई थी। ठीक है, जिसमें अब इसमें लोक लेखा समिति में कितने मेंबर हैं, तो इसमें 22 सदस्य हैं। कार्य क्या होता है इसका, वही राजस्व और व्यय का लेखा परीक्षण, और जो कैग की रिपोर्ट होती है उस पर भी ये विचार करती है। ठीक है, एक होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन का मतलब है किसी चीज़ का आकलन कर रही है, तो ये मुख्यतः जो धन आवंटित किए जाते हैं, जो बजट होता है ठीक है, उन्हीं पे विचार करती है। और पहली बार ये भारत में कब गठित हुई थी, तो 1950 में गठित हुई थी। और इसमें समितियों की बात करेंगे, सदस्यों की बात करेंगे तो करीब 30 सदस्य होते हैं, और वो टोटल के टोटल कहाँ से होते हैं, ये टोटल के टोटल लोकसभा से ही होते हैं। और याद रखना है कि ये भी समिति एक अस्थाई समिति ही है। ठीक है, उसी तरीके से संसदीय राजभाषा समिति है, तो ये राजभाषा को लेकर के है, तो याद रखना है बस। 1976 में इसका गठन हुआ था और मुख्यतः हिंदी पर बल था। ठीक है, इसके बाद देखिए और जो समितियां हैं, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति। चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में विशेषाधिकार समितियां होती हैं। राज्यसभा की जो विशेषाधिकार समिति होती है उसमें 10 सदस्य होते हैं, और लोकसभा में कितने होते हैं, 15। ये अपने अपने ही सदन से सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा के ही होंगे। ठीक, इसके बाद जो कैबिनेट समिति होती हैं, कैबिनेट समिति वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 8 कैबिनेट समितियां हैं। कौन सी, याद रखना 8 प्रकार की कैबिनेट समितियां हैं। और जो कैबिनेट समितियां हैं ये संविधान में तो थी ही नहीं, संविधान के बाद बनाई गई थी, इसलिए इनको संविधानेतर भी कहा जाता है। और इनको जो पावर्स मिलती हैं या जो गठित की जाती हैं वो भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। ये 3 चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है कि याद होना चाहिए। चौथा कि आप देखेंगे तो इनमें जो कैबिनेट समितियाँ होती हैं इनमें मुख्यतः जो होते हैं कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, लेकिन जो गैर कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी शामिल होने से रोका नहीं गया है, यानी कि अगर वो भी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं जैसे राजनीतिक मामलों की समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। ठीक है, जिसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके बाद आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक मामले देखती हैं। ठीक है, और एक होती है नियुक्ति समिति, जो राजनीतिक मामलों की, आर्थिक मामलों की और नियुक्ति समितियां हो गई, इनकी जो अध्यक्षता होती है वो खुद प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, वहीं संसदीय मामलों की समिति और की जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, गृह मंत्री। ये याद रखिएगा, जो संसदीय मामलों की समिति है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो गृह मंत्री। फिर देखिए ये संसद का संसद का राष्ट्रपति में अभिभाषण, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभिभाषण का मतलब क्या होगा, जैसे ही संसद की जो पहली बैठक, जो सत्र की बैठक होती है उसको संबोधन करते हैं राष्ट्रपति जी, बताते हैं इसमें सरकार की कि सरकार ने ये किया वो किया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा है। ये छोटे छोटे फैक्ट याद रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट से बहुत फ़ायदा होता है, मैं दिखाऊंगा आपको जब पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, उसमें किसी को बस इतना पता होता कि 18वीं लोकसभा ये चल रही है तो वो एक प्रश्न बहुत आराम से सही कर सकते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 18वीं लोकसभा है। ठीक है, इनमें संयुक्त बैठक हुआ और राष्ट्रपति जी ने उनको संबोधन भी किया। तो भारत का जो आर्टिकल 86 का 1 है, क्या है, 86 का ए है, वो कहता है कि राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करेंगे, यानी कि सभी लोग वहाँ मौजूद होंगे और सभी के बीच में क्या है वो बताएंगे, सरकार ने ये किया वो किया, सरकार ये करेगी वो करेगी, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, और आप देखेंगे हालांकि जब संविधान लागू हुआ था तो याद रखना है, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, किसी भी राष्ट्रपति ने भाई साहब अभी तक आर्टिकल 86 का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि इस प्रकार का कोई भी अभिभाषण उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, संयुक्त बैठक तो हुई लेकिन अभिभाषण नहीं दिया है। अभी वर्तमान में क्या है, आर्टिकल 87 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 87 उसके अंतर्गत ये विशेष अभिभाषण देते हैं, और जो विशेष अभिभाषण और अभिभाषण में अंतर है। ठीक है, तो अब विशेष अभिभाषण जो है आर्टिकल 87 के अंतर्गत है। अब होता क्या है कि जो विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है, तो मूल संविधान जो था, मूल संविधान उसने कहा था कि जो प्रत्येक सत्र होगा, आप 3 सत्र होते हैं, आपको पता ही है, जब संसद की बैठक होनी होती है तो सत्र राष्ट्रपति ही बुलाता है, जिसमें
वाद विवाद होती है, चर्चाएं होती हैं, कानून पास होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सत्र के आरंभ होने के दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण करेगा, ये हमारे मूल संविधान में था, लेकिन वर्तमान में इसे बदल दिया गया, ठीक है। ये कहा गया कि अब प्रत्येक सत्र में नहीं करेंगे, प्रत्येक पहले सत्र में। कब करेंगे? तो प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में अभिभाषण करेंगे, यानी विशेष अभिभाषण देंगे, बाकी 2 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा उसमें करेंगे, यानी कि जैसे ही चुनाव हुआ, आम चुनाव मतलब वही जो 5 वर्ष पे होता है, तो जब आम चुनाव होगा तो जो बैठक होगी उसकी पहली जो सत्र बुलाया जाएगा उसका अभिभाषण करेंगे, और हर साल पहले सत्र का, यानी एक तरीके से बजट सत्र का अभिभाषण राष्ट्रपति करेंगे, बाकी का वर्तमान में तो कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 87 कह रहा है। देखिए, नागरिकता बहुत चर्चा में था, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और नागरिकता में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है वो ये है कि ये दोहरी नागरिकता। भारत में तो दोहरी नागरिकता है नहीं, तो कभी वो पूछ सकता है कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पे दोहरी नागरिकता है। तो याद रखिएगा, हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो, ठीक है, यहाँ पर भी दोहरी नागरिकता है। साथ ही जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, यानी कि कोई एक ही व्यक्ति इस देश का भी नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, ठीक है। और भारत में आप जानते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में आया था, और 5 तरीके हैं जिसके आधार पे कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसमें कहा गया था वही जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, रजिस्ट्रेशन के आधार पे, और यदि किसी राज्य क्षेत्र का वो अधिग्रहण किया जाता है, वो भारत का हिस्सा बन जाता है, तो ठीक है। अब याद रखना है कि धारा 6 जो थी वो अभी चर्चा में थी। नागरिकता अधिनियम जो है, इसकी जो धारा 6 है वो चर्चा में थी। तो धारा 6 था क्या, ये थोड़ा याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो धारा 6 कुछ और नहीं था। दरअसल हुआ क्या था, ये असम के साथ एक समझौता था, जो असम की गवर्नमेंट है उनके साथ एक समझौता हुआ, और ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसमें एक विशेष प्रावधान जोड़ दिया गया था धारा 6 के ए के अंतर्गत। उसमें दरअसल कहा गया था 1985 में समझौता हुआ असम में, इसलिए समझौता हुआ क्योंकि आप देखेंगे वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ से बहुत ज़्यादा शरणार्थी वहाँ पर पहुँच गए थे, ठीक है। तो सरकार और उनके बीच में समझौता हुआ कि सर शरणार्थी आ गए तो हमें नुकसान पहुँचेगा, असम वालों को नुकसान पहुँच रहा था। तो उसमें जब समझौता हुआ तो ये कहा गया कि किसको विदेशी घोषित करना है, किसको नहीं, और किसको भारत की नागरिकता दी जानी है, किसको नहीं। तो कहा गया कि जो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए हैं, कहाँ पे, असम में आकर के जो बस गए हैं, ठीक है। अगर ऐसे व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया जाता है तो जिस दिन से विदेशी घोषित होते हैं उसकी अगले 10 वर्ष के बाद उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन ये कहा गया कि जो 24 मार्च 1971 के बाद आए हैं उन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये डेट याद रखना है, यानी उन्हें असम से भेजा जाएगा कहाँ, और ये मुख्यतः किसके बारे में था, पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश के बारे में था, ठीक है। तो वही बात है, ये जोड़ा गया था तो इसलिए चर्चा में था। और याद रखिएगा, कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ एक ही संस्था है जो घोषित कर सकती है भारत में, वह है विदेशी विषयक अधिकरण, फॉरेनर ट्रिब्यूनल, ठीक है। यही कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है तो विदेशी कौन घोषित करता है, और इसी से उसको सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है। तो अगर कोई विदेशी व्यक्ति आया वो तब तक विदेशी नहीं माना जाएगा जब तक इसने उसे विदेशी घोषित न किया हो, ठीक है। नागरिकता को लेकर कुछ संशोधन हुए थे तो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही अधिनियम जो 1955 वाला था उसमें संशोधन हुआ 2019 में, और जब संशोधन हुआ तो ये क्या कहा गया, ये दरअसल अवैध प्रवासियों के लिए था, जो अवैध प्रवासी भारत में आके रह रहे थे, ठीक है। और मुख्यतः 4 शर्तें इनके सामने रखी गई, और इन अवैध प्रवासियों को ये कहा गया कि हम आपको भारत का नागरिक बना देंगे, ठीक है। पहले क्या था, देशीकरण के माध्यम से आपको नागरिक बनाएंगे अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 वर्ष भारत में रहा हो तब। वैसे नॉर्मली तो 11 वर्ष रहना पड़ता है, उसके बाद ही वो आवेदन कर सकता है, लेकिन इनके लिए यही 11 वर्ष घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और ये विशेषकर मुसलमानों को छोड़ करके, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी है, याद रखना। यहाँ 3 देशों के मुस्लिम जो थे इसके अंतर्गत भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और किनको, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई, इन लोगों से कहा गया कि सर आप हमारी नागरिकता ले सकते हैं, कंडीशन बस ये है कि आप कम से कम भारत में 5 साल रहे हों, यानी पहले 11 साल का क्षेत्र था, 5 साल रहे हों। दूसरा है, इसमें यह कहा गया लेकिन आप जो रहते हों वो आपका क्षेत्र 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता हो।
अगर छठी अनुसूची जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा या फिर इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आएगा, तो अगर आप वहाँ के अवैध प्रवासी हैं तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना यार दोस्त, अगर कोई व्यक्ति है नागरिकता के लिए, उसने भारत में आवेदन दे दिया है और हुआ क्या, 5 साल के भीतर उसे उसके देश में 2 साल के लिए सज़ा दे दी गई या कहीं भी दे दी गई, तो वो भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर देखिए आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन। आरक्षण को लेकर के अफर्मेटिव एक्शन चलाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि आप आरक्षण के संदर्भ में भेदभाव कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको सकारात्मक कार्रवाई, पक्षपात भी कहते हैं। कभी दे भारत में कौन सा अपनाया जाता है, तो भारत में अफर्मेटिव एक्शन की ही बात की जाती है। यानी कि किसी को आरक्षण देने के संदर्भ में आप कुछ विशेष वर्ग को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन वो सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव तरीके से नहीं। भारत में देखिए कुछ अनुसूचित जातियाँ होती हैं जिनको हम एससी के नाम से जानते हैं। तो क्या इनका उपवर्गीकरण किया जा सकता है? उपवर्गीकरण का मतलब ये हो जाएगा, जो एससी जातियाँ हैं उनको ही बांट दिया जाए, उनमें ही कुछ को कहा यह जाए कि जो बहुत ही कमज़ोर हैं, वीक हैं, ठीक है, उनकी अलग से लिस्ट बना दी जाए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 341 के अंतर्गत भी है, याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे एससी तो होते ही हैं, इसमें यह भी कहा गया कि ठीक है सर, आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो उनमें उप जनजातियाँ, ठीक है, उपवर्गीकरण कर सकते हैं। और आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, इनको नामित करते हैं। ठीक है, आधिकारिक तौर पे इनकी जो कौन एससी होगा, कौन क्या होगा, उनको कौन नामित करता है, तो आप देखेंगे भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और लेकिन सूची में से किसी का नाम, यानी सूची जारी करते हैं राष्ट्रपति, और सूची में अगर किसी का नाम शामिल करना है या सूची से नाम हटाना है तो ये संसद कानून बना के कर सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं समान नागरिक संहिता। क्या होती है समान नागरिक संहिता? चलिए इससे पहले ये जानते हैं कि अभी उत्तराखंड ने क्या किया। उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया जिसने इसे कहा है कि जनवरी 2025 से वही समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इससे पहले कौन था? इससे पहले गोवा है, लेकिन गोवा इस आर्टिकल के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें होता है क्या, यूसीसी में आप देखेंगे तो जितने भी नागरिक होंगे सभी के लिए एक समान कानून होगा, लेकिन वो व्यक्तिगत मामलों में होगा। किस मामलों में होगा? व्यक्तिगत मामलों में, न कि उनके सामुदायिक मामलों में। ठीक है, उसी तरीके से आप वर्तमान में देखेंगे तो इस तरह से कोई कानून लागू तो है नहीं। वैसे वर्तमान में वही गोवा में है। गोवा में जो है वो पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के तहत है। तो कभी पूछ ले, पुर्तगाली नागरिक संहिता 1877 के तहत गोवा ही भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता क्या है, लागू है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी, सबके लिए नियम एक होगा। यानी कि पूरे अगर उत्तराखंड में कोई भी व्यक्ति मात्र कितनी शादियाँ कर सकता है? मात्र एक शादी कर सकता है। हालांकि वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इसके लिए कैसा कानून बनाती है, एक की शादी के लिए बनाती है या दो के लिए बनाती है। ठीक है, जो भी बनाए, लेकिन जो भी बनाएगी वो सब पे क्या होगा, सब पे लागू होगा। ठीक है, देखिए ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 में। उपासना स्थल मतलब वही जो आप पूजा वगैरह जहाँ पे जाकर करते हैं, उसी स्थलों की बात की जा रही है। इसमें वो क्या कह रहा है, इस एक्ट में ये कहा गया है कि जितने भी पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 जो डेट है, यानी जब हम आज़ाद हुए उस दौरान जितने भी पूजा स्थल थे और उनका जो भी रूप था, जो हिंदू का था हिंदू के पास था, जो मुसलमान का मुसलमान के, जो ईसाई के पास था, वही रूप, ठीक है, आगे भी बना रहेगा। उसमें कोई इंसान या कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो दंडनीय होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर कोई मंदिर है आपके गांव में जो 15 अगस्त 1947 को था, बाद में वर्तमान में अगर कोई ये दावा करे कि नहीं यहाँ पे कुछ और था, इसे हम तोड़ के कुछ और बनाएंगे, तो वो नहीं बना सकता। कोई मंदिर या फिर कुछ और भी चीज़ें नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है। आप देखेंगे कोई व्यक्ति जो भी है ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ अपवाद भी हैं इसके। क्या सभी मंदिर इसके अंतर्गत हैं? तो नहीं, कुछ अपवाद हैं, जैसे अयोध्या का मंदिर इसमें अपवाद था। ठीक है, कुछ जो प्राचीन स्मारक होते हैं, पुरातत्व स्थल होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अपवाद होते हैं, उन पर भी लागू नहीं होता। और दूसरा ये अधिनियम वहाँ भी लागू नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि आपसी समझौते से जैसे कोई मंदिर है,
उसको आपसी समझौते से, या मस्जिद है आपसी समझौते से उसे बदला जा सकता है, अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें तो। ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे जितने भी कहा गया था इस एक्ट में कि जितने भी मुकदमे हैं जो 15 अगस्त 1947 से पहले हैं, ये क्या होंगे, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो जैसा होगा वैसा ही रह जाएगा। और देखिए अगर ऐसा कोई करता है तो वही है कि कम से कम भाई साहब को 3 साल की सज़ा होगी। ठीक है, और ऊपर से जुर्माना भी देना होगा। ठीक है, आपने ये प्रिवेंटिव डिटेंशन तो पढ़ा होगा, निवारक निरोध पढ़ा है ना। किसी को भी व्यक्ति को, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आशंका के आधार पे ही, अगर आशंका है कि उसने वो कोई जुर्म कर सकता है तो उस आधार पे भी किसी को हिरासत में लिया जा सकता है, और ऐसा अगर किया जाता है तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। ठीक है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों कर सकती है, यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इसके लिए कानून बना सकती हैं, और आर्टिकल जो 22 है उनको ये राइट देता है। ठीक है, वहीं आर्टिकल 22 का एक आप देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करता है तो आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल से भी पूछता है, 22 का जो एक है, क्लॉज जो एक है, वो ये कहता है कि भाई उसे कारण जानने का अधिकार है। साथ ही साथ आर्टिकल 22 का 2 ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के भीतर आप उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, वहीं 22 का जो आर्टिकल 22 का 4 है, वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत 3 महीने से अधिक, ठीक है, यानी 3 महीने गवर्नमेंट ने उसे कैद करके रखा हुआ है, और 3 महीने से अधिक अगर उसे और भी रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड होगा। ठीक है, सलाहकार बोर्ड की सहमति से ही इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और आमतौर पर आप देखेंगे इसमें वही सेवानिवृत्त न्यायाधीश या फिर नौकरशाह होते हैं। ठीक, वही है आर्टिकल 22 का 5, ये क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया है, ठीक है, निवारक निरोध के अंतर्गत जिसे आपने कैद किया है, उसे कम से कम आप कारण तो बताएंगे। हालांकि ये कारण बताना बहुत गवर्नमेंट चाहे तो ना भी बताए, जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल 22(5) उसको अधिकार देता है कि वो कारण जाने कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, और देखिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो किस आधार पर लागू होगा, कोई तो आधार होगा, किसी व्यक्ति को आप कैसे करेंगे, कैसे गिरफ्तार करेंगे, तो ये है कि अगर राज्य की सुरक्षा का मामला आता है, ठीक है, या विदेशी मामले भारत की सुरक्षा का मामला आता है, अगर लोक व्यवस्था को अगर बनाए रखने का मामला आता है, वहीं आपूर्ति एवं आवश्यक सेवाओं का रख रखाव, जो सप्लाई चेन होती है उसके आधार पे भी, ठीक है, और आवश्यक सेवाओं का रख रखाव आता है, तब भी इन सबको आधार बना के किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत उसे कैद किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या इसकी न्यायिक समीक्षा होगी, बताइए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए तो फिर आगे देखें। आगे एक और अधिकार आता है, ये व्यक्तित्व का अधिकार या पर्सनालिटी जो राइट्स हैं उसकी बात कर रहा है। तो व्यक्तित्व का अधिकार बेसिकली क्या है, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप किसी भी अभिनेता की सहमति के बिना उसकी आवाज़, उसकी छवि, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यक्तित्व अधिकार का मतलब है कि कोई व्यक्ति कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, कैसे चलता है, ठीक है, उसकी छवि कैसी है, वही उसका वो पर्सनालिटी राइट्स है, अधिकार है, आप उसका हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान ने कहा आप उसका हनन नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो ये 2 प्रकार के अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को मिलता है, एक पब्लिसिटी का अधिकार और एक निजता का अधिकार। तो वही है, पब्लिसिटी में वो अपनी छवि या पहचान बचाने का अधिकार उसको होता है। ठीक है, निजता का अधिकार का मतलब क्या होता है, वही है कि निजता का मतलब है कि कोई उसकी प्राइवेसी को भंग नहीं करेगा। ठीक है, यानी कोई भी सीक्रेट चीज़ें आप उसके जो उसकी सीक्रेट चीज़ें हैं उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किस आर्टिकल में है, ये दोनों के दोनों आर्टिकल 21 में है। ठीक है, और हाँ कुछ व्यक्ति और हैं जिनको मरने के बाद भी अधिकार मिला है, कुछ क्या सभी को मिला हुआ है कि मरने के बाद उन्हें क्या अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति मरता है या उसकी डेथ होती है तो कोई भी उसके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी नहीं करेगा। अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा तक दायर किया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए शत्रु संपत्ति क्या हो गया। ठीक है, तो शत्रु संपत्ति है भाई साहब वही हो गए जो पाकिस्तान और चीन की अगर संपत्ति हमारे देश में है तो वो संपत्ति कौन सी कहलाएगी, वो शत्रु की संपत्ति कहलाएगी। क्यों, क्योंकि हम इनसे युद्ध कर चुके हैं, और ये जो संपत्ति आती है वो किसके अंडर में आती है, वो गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। ठीक है, वही देखेंगे आप इसका जो एक अभिरक्षक होता है, ठीक है, जो शत्रु संपत्ति अभिरक्षक होता है वही संरक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण करता है इन संपत्तियों के बारे में। हाँ, गवर्नमेंट अगर इनको चाहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट बेच सकती है।
ठीक है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट पे बेच सकती है और गवर्नमेंट का इस पर अधिकार होता है, ठीक है। फिर देखिए एक आता है भुला भुला दिए जाने का अधिकार, ठीक है। भुला दिए जाने का अधिकार या मिटाने का अधिकार, यानी जो भी आपका डेटा किसी के पास है, ठीक है, तो उसको मिटाने का अधिकार है, आप मतलब उसको मिटाना पड़ेगा अगर आपने कह दिया तो, ठीक है। और यही आप देखेंगे ये भुला दिए जाने का अधिकार या फिर मिटाने का अधिकार जो आया था वो अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत आया था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी में, ठीक है। 2007-17 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भाई साहब कि कोई डेटा अगर किसी के पास जा रहा है, जैसे जो ऐप हैं, फ़ोन के ऐप हैं, आपका डेटा उनके पास चला गया तो उनको आप डिलीट करवा सकते हैं और उनको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फिर देखिए ये इनर लाइन परमिट है, इनर लाइन परमिट ये, ठीक है। पूर्वोत्तर के कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे पूर्वोत्तर के आप देखेंगे कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आप बिना परमिट लिए नहीं जा सकते, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। ये याद रखना, 4 राज्य हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बिना इनर लाइन परमिट लिए नहीं जा सकते। और ये इनर लाइन परमिट है क्या, ये एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो आपको सीमित अवधि के लिए उन संरक्षित क्षेत्रों में जाने की अनुमति देता है, ठीक है। और आप देखेंगे इनका विनियमन कौन करता है, तो इसका विनियमन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो वहाँ पे ज़्यादातर जनजातियाँ होती हैं और उनके हम कल्चर्स को बचा सकें, उनकी संस्कृति को रक्षा कर सकें, इसलिए इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वैसे आप देखेंगे तो 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट से इसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे तो वही है कि कुछ सामान्य अनुमति होती है और कुछ विशेष अनुमति होती है। तो सामान्य हमारे लिए है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए एनआरआई है, कोई पीआईओ कार्ड धारक है, कोई ओसीआई कार्ड धारक है, तो उसे विशेष अनुमति लेनी पड़ती है अगर वो इन क्षेत्रों में जाना चाहता है तो, ठीक है। जिस तरह से इनर लाइन परमिट होता है, ठीक है, जिस तरह से इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र होते हैं उसी तरीके से कुछ और होते हैं जिनको संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो मुख्यतः कहाँ होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आने वाले जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, 2 देशों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वो कौन सा क्षेत्र कहलाते हैं, वो संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। और वर्तमान में आप देखेंगे संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, पूछ सकता है ना, तो याद रखना है कौन सा है, तो संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड के कुछ हिस्से हैं, ठीक है, जो कुछ हिस्सा है वो, यहाँ पे लद्दाख भी आ जाएगा, ठीक है, लद्दाख भी याद रखना है। और संपूर्ण सिक्किम, कौन सा, यानी 2 हैं जो पूरे संपूर्ण हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तराखंड क्या है, ये संपूर्ण नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए जो ये तो संरक्षित क्षेत्र में थे, कुछ प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में कौन कौन से हैं, वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, वो प्रतिबंधित हैं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे जो भूटान के नागरिक हैं, ठीक है, जो भूटान के नागरिक हैं, इनको छोड़ करके किसी अन्य देश का नागरिक संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश अगर करना चाहता है तो ठीक है, उसे विशेष परमिट की आवश्यकता होगी। यानी भूटान का अगर कोई नागरिक है तो यहाँ पे क्या कर सकता है, एंट्री कर सकता है, उसे विशेष परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हाँ, कोई अन्य देश का नागरिक है जो आना चाहता है, चाहे नेपाल ही क्यों ना हो, उसे विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। तो ठीक है ना दोस्तों, दरअसल ये क्या होगा, ये पार्ट 1 है ना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर बाद में आप आके देखेंगे भी नहीं। तो ये पार्ट 1 है पॉलिटी का, पार्ट 2 भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें पूरी तरीके से फाइनल कर दें। बस हाँ, उम्मीद करेंगे कि आप इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, आप इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच।